पिछले कुछ दिनों से जेएनयू अलग अलग कारणों से हमेशा चर्चा का विषय रहा है। आज फिर जेएनयू चर्चा का विषय बन गया है। जेएनयू में एक स्टूडेंट ने, जिसका नाम मुथु कृष्णन था, अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली। फांसी लगाने से पहले उन्होंने फेसबुक स्टेटस में ये लिखा था कि इक्वेलिटी को लेकर के उन्होंने कुछ स्टेटस डाला था जो कि अंग्रेजी में था, और उन्होंने ये कहा था कि जब इक्वेलिटी, समानता जब डिनाइड होती है तो उसके साथ बहुत कुछ जाता है, बहुत कुछ खोता है, और फिर बाकी चीज़ों के भी अर्थ ख़त्म हो जाते हैं। हमारे साथ बापसा के राहुल हैं। राहुल, सबसे पहले तो कृष्णन ने जो कहा जा रहा है कि फांसी लगाई और सारा कुछ, उस पर आपकी अपनी पार्टी का क्या विचार है और क्या स्टैंड है? क्योंकि अभी हम लोग थे तो उनके फादर जो एफआईआर सबमिट कर रहे थे उसमें उन्होंने साफ साफ ये डिनाई किया है कि उनका बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। तो बापसा का इस मसले पे क्या कहना है और बापसा का क्या स्टैंड है? वापस का इसके ऊपर एक फेसबुक हमने अपना एक रिलीज़ भी किया, स्टेटमेंट रिलीज़ किया, ये कहते हुए कि ये क्यों एक संस्थागत हत्या है। संस्थागत हत्या इसीलिए है क्योंकि क्रिश जो है, जो कृष्णन जो है, वो बेसिकली जब इस कैंपस में आता है उसके आने के पहले वो 4 बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे सीएचएस जो डिपार्टमेंट है और जेएनयू के तमाम जो डिपार्टमेंट है जिसको लेफ्ट और प्रोग्रेसिव डिपार्टमेंट कहा जाता है, उन डिपार्टमेंट के अगर आप हाल देखेंगे तो वहाँ पे आदिवासी, दलित और मुस्लिम जो छात्र होते हैं उनको वाइवा में जो होता है वो 0 से लेके पास तक रोका जाता है, उससे 1-2 नंबर ज़्यादा बड़ा मिलता है। लेकिन जो अपर कास्ट स्टूडेंट होता है उनको 30 में से उनको 28-25 यहाँ से उनकी शुरुआत होती है। तो मुत्तू उसका एक विक्टिम था कि जैसे बाकी दलित स्टूडेंट्स है वो भी उसका एक विक्टिम था, और बहुत बार उसका, यानी जितने बार वो अटेम्प्ट दिया उसका एडमिशन नहीं हुआ, और फाइनली आई थिंक 5वीं बार उसका एडमिशन हुआ, जो कि अपने फेसबुक स्टेटस में भी वो लिखता है। और इसी के कारण वो लिखता है कि वाइवा वोसे का मार्क्स किस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी है, यहाँ पे किस तरीके से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है वाइवा में, वो ये भी लिखता है। हाँ। क्रिश ये भी लिखता है। और जहाँ तक कि हमारी, क्योंकि क्रिश एक अम्बेडकर आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है, वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आता है जहाँ पे रोहित वेमुला और उनके जो साथी थे जो अम्बेडकर मूवमेंट वहाँ पे चला रहे थे, उस मूवमेंट से वो आता है। तो जब वो यहाँ पे आता है तो एक तरह का एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें उसको उसके अंदर डाला जाता है, ये कहते हुए कि इतने साल तो तुमको एडमिशन नहीं मिला लेकिन अभी एडमिशन मिल रहा है, इसका मतलब तुमको कुछ प्रूव करना है। तो मुट्टू हमेशा ही इसमें लगा रहता है कि मैं, जो बाकी लोग हैं उसके क्लास के, हो सकता है कि बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से आते हो, एक एलिट तबके से आते हो, उनकी तरह वो भी इंग्लिश बोलना चाह रहा है, उनकी तरह वो भी रहना चाह रहा है, यानी उनकी तरह वो भी एकेडमिक्स में आगे बढ़ना चाह रहा है। उससे जब हम 1-2 बार बात करते हैं, जो विकास जो हमारे मित्र है जो उससे करीबी है, और मुझसे भी एक बार बात करते हुए कृष्ण ने कहा था कि किस तरीके से उसको उसके सेंटर में लगता है कि जैसे कि वो लोग चाहते नहीं कि वो उस सेंटर में हो, चाहते नहीं है। और मैं रोक रही हूँ आपको। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या कृष्ण ने आप लोगों से कभी इस बात की शिकायत की कि उनके जो प्रोफेसर हैं या जो उनके गाइड हैं वो उन पे इस तरह का कुछ दबाव बना रहे हो, या जातिगत किसी तरह की टिप्पणी या भेदभाव अपने प्रोफेसर या अपने गाइड की तरफ से उसे कभी झेलना हो, इस बात का जिक्र अगर उसने कभी आप लोगों से किया हो तो? हाँ, देखिए, अभी जब मेरी उसकी, यानी जिस दिन ये हुआ, जब वो इस दुनिया से चला गया, उसी दिन सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई झेलम हॉस्टल में। मैंने, विकास ने और कृष्ण तीनों मिलके झेलम हॉस्टल में ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के कुछ देर बाद हम थोड़ी देर बैठे, उसके रूम में गए, तब उसने जिक्र किया कि किस तरीके से उसका जो पहले पुराने गाइड थे वो चाहता था कि दूसरा कोई गाइड वो चाहता थी उनको मिले, ताकि उनके सब्जेक्ट के हिसाब से उनको गाइड मिले। तो जो दूसरे गाइड है नीलाद्री भट्टाचार्य, उनके पास गए। काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उन्होंने बोला कि मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक रिस्पांस नहीं किया। उसके बाद में पुराने गाइड के पास वो आते हैं, पुराने गाइड को पूछते हैं कि यानी कि वो चाहते हैं कि क्योंकि वो तो रिस्पांस नहीं कर रहे तो वो उनके साथ आगे बढ़े, तो वो लेकिन नकार देते हैं कि आप मेरे साथ काम नहीं कर सकते। सो इन दैट सिचुएशन, कि वो ऐसी सिचुएशन में था जहाँ पर दोनों तरफ से एक गाइड ने नकार दिया और दूसरे ने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया है, और वो कह रहा था कि बाकी स्टूडेंट्स को गाइड मिल चुके हैं। तो वो उस तरह के प्रेशर में था, इस तरह के प्रेशर में वो थे। एक बहुत ज़रूरी बात ये कि आप मुझे ये बताइए कि जो अभी आप लोगों ने एफआईआर लॉन्च कराई, अभी आप लोगों ने सौंपा दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि वो उन्होंने रिसीविंग ले लिया, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि चूंकि मामला बसंत विहार थाने को जाता है तो वो बसंत विहार थाने में इस चीज़ को भेजेंगे। आपको क्या लगता है कि पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से, और खासकर आपके खुद के जो जेएनयू का प्रशासन है उसकी तरफ से यहाँ आपको कितने लोग सिंसियर दिख रहे हैं, और क्या लग रहा है कि वो लोग मुद्दे को कितनी गंभीरता से उठाएंगे, या कितनी गंभीरता से समझ रहे हैं और कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? न्याय की क्या उम्मीद है? खासकर जेएनयू प्रशासन इस मामले में क्या कर रहा है? जेएनयू प्रशासन से न्याय की कुछ उम्मीद हमको नहीं है। यानी क्रिश
इस दुनिया से चला जाता है, उसका संस्थागत हत्या होता है और यहाँ के वाइस चांसलर एक बार भी उसको देखने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ के रजिस्ट्रार एक बार भी उनको देखने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ के रेक्टर प्रॉक्टर एक बार भी देखने के लिए नहीं आते। ये वही लोग हैं जो यहाँ के तमाम जो दलित पिछड़ा स्टूडेंट्स हैं, आदिवासी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर एफआईआर लगाते हैं सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन क्रिश जब उसकी हत्या हो जाती है तो बिल्कुल देखने के लिए नहीं आते, एक बार भी ना कोई कॉल करते हैं, ना किसी को भेजते, ना खुद आते हैं। जहाँ तक कि पुलिस की बात है तो मैं कहूँगा कि पुलिस ने मेरे ख्याल से हर बात, पुलिस जो होती है खास करके जब भी कोई दलित सुसाइड या एट्रोसिटी का केस होता है, पुलिस हड़बड़ी में हर चीज़ को दबाना चाहती है, हर चीज़ को हड़बड़ी में ख़त्म करना चाहती है। और इस बार भी यही अटेम्प्ट हुआ पुलिस की तरफ से। उन्होंने कोशिश की कि जल्दी से जल्दी जो है पोस्टमार्टम हो जाए, जल्दी से जल्दी केस रफा दफा हो जाए। लेकिन क्योंकि हमने कोशिश की कि जब तक हमारा एफआईआर दर्ज नहीं होता है तब तक आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, और इसीलिए आज हमने एफआईआर दर्ज की है। मौत कल शाम को हुई थी और अभी आज शाम मतलब पूरा 24 घंटा अगर कहें तो बीत चुका है और आप लोगों ने अभी तक पोस्टमार्टम होने नहीं दिया है। ये किस बिहाफ पे आप लोगों ने रोका है? क्या आप लोगों की सरकार से कोई मांग है या जेएनयू प्रशासन से कोई मांग है या किसी और तरह की का डर है आप लोगों में कि पोस्टमार्टम में कुछ गड़बड़ियां हो जाएंगी, या दिल्ली पुलिस इस तरह से आप लोगों के एफआईआर लेने में या किसी तरह की कोई गड़बड़ी अगर कर रही हो तो? नहीं, आप अगर तमाम तरह के एट्रोसिटी केसेस को देखेंगे तो बहुत बार पोस्टमार्टम में गड़बड़ी हुई है, और उसी से सीख लेते हुए हमने सोचा है कि हमारी जो पहली डिमांड है सरकार की तरफ से और जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से कि सबसे पहले एक निष्पक्ष जांच इसकी हो, इस पूरे मामले की। उसमें कोई भी यानी अपना एक इन्फ्लुएंस ना हो, ना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन्फ्लुएंस हो, ना कि क्रिश जिस सेंटर में था सीएचएस वहाँ से कोई इन्फ्लुएंस हो। तो एक निष्पक्ष जांच की हम मांग कर रहे हैं। दूसरी हमारी मांग है कि उसके फैमिली ने एक बहुत बड़ा कैपिटल, समाज ने इस देश के शोषित वर्ग के जो समाज होता है उन्होंने बहुत बड़ा कैपिटल खोया है। तो हम चाहते हैं कि उसका भुगतान हो, उसको सरकार एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिला के उसको भुगतान करे। और तीसरी हमारी डिमांड ये भी है कि क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन के कारण ये हुआ है, हम ये मान रहे हैं, और इसीलिए जो संस्थागत डिस्क्रिमिनेशन जेएनयू के अंदर सालों से चल रहा है, जो अपने आप को एक प्रोग्रेसिव लेफ्ट बैशन यूनिवर्सिटी कहता है, उस जगह पे ये डिस्क्रिमिनेशन इतने सालों से चल रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए इमीडिएट लेवल पे एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाए। जो हमारी डिमांड है कि रोहित एक्ट को लागू किया जाए और जो थोरात कमेटी और नफ़े कमेटी का रिकमेंडेशन उसको लागू किया जाए। ये हमारी डिमांड है इस पूरे मसले में। अगर हम अल्टरनेट मीडिया की बात करें और हम मेन स्ट्रीम मीडिया की भी बात करें, हम दोनों मीडिया को मिला करके अगर हम सोशल मीडिया की भी बात करें तो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि कृष्णन की जो आत्महत्या है वो ठीक उसी तरह सांस्थानिक आत्महत्या है जिस तरह से रोहित वेमुला की आत्महत्या हुई थी, और एक लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी उस मसले में कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन इसी बीच जेएनयू में एक घटना और हुई, वो थी नजीब के गायब होने की। तो क्या आप इसे रोहित से जोड़ने के साथ साथ क्या नजीब के साथ भी इसको जोड़ पा रहे हैं या कुछ वैसा ही मामला आप इसे समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये रोहित, नाजीब और क्रिश ये तीनों भी संस्थागत तरीके से हुआ है। जब रोहित को मारा जाता है तब वहाँ का जो वीसी है वो पूरी तरीके से उन लोगों को प्रोटेक्शन देता है जो उस मामले में इन्वॉल्व है, जो एबीवीपी के लोग हैं। नजीब के केस में जब नजीब के ऊपर अटैक होता है, ब्रूटली अटैक होता है और उसके बाद वो डिसेपर होता है, तो जो लोग अटैक करते हैं, जिनके खिलाफ सबूत है, लोगों ने गवाही दी है, उन लोगों को सजा ना देते हुए वीसी उनको केवल कहता है कि आप हॉस्टल चेंज करेंगे, जो कि हॉस्टल भी वो चेंज नहीं करते हैं। उसी तरीके से इस मामले में जो रवैया रहा हुआ है वो यही है कि संस्थागत तरीके से जो हम कह रहे हैं बार बार कि जो डिस्क्रिमिनेशन क्रिश ने फेस किया हुआ है जब वो एंट्रेंस दे रहा था और आने के बाद भी जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया हुआ है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये भी एक संस्थागत हत्या है और तीनों का ये जुड़ाव है। आज की सरकार, आज की यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है और यूनिवर्सिटी में रहने वाले तमाम तरह के खास करके जो सवर्ण प्रोफेसर्स है, उनकी एक मिली भगत है इस सब में कि जो नहीं चाहते हैं कि एक दलित पिछड़े समाज से आने वाले लोग यूनिवर्सिटी में आए, अपना नॉलेज प्रोडक्शन करे, अपने आर्गूमेंट्स को रखे, अपनी ऑटोनॉमी बनाए। हम जब बात करते हैं या जब हम सोशल मीडिया पे लिखते हैं या लोगों के आर्टिकल पढ़ते हैं और बड़े बड़े लोग जब टीवी चैनलों में बैठ करके बहस और जिरह करते हैं तो वो बड़े प्यार से कहते हैं, बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं, जी जातिवाद कहाँ है? भारत में जातिवाद अब ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने की कगार पे है। लेकिन
उन्हें रुकने और सोचने की शायद कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि जब रोहित की सांस्थानिक हत्या होती है, जिसे सोशल मीडिया से लेकर के उसके तमाम जानने वाले और बहुजन आंदोलनों को आगे लेकर के बढ़ने वाले लोग कहते हैं कि रोहित की आत्महत्या नहीं थी बल्कि सांस्थानिक हत्या थी। उसी तरह नजीब गायब होता है तो लोग कहते हैं कि नजीब को उस तरह से ढूंढा नहीं गया क्योंकि वो भी बहुजन तबके में ही आता है। तीसरी बड़ी घटना जो फिर जेएनयू में हुई वो कृष्णन की मौत। अब ये आत्महत्या है या हत्या, यह तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन हमें फिर एक बार रुकने की और सोचने की ज़रूरत है कि एक लड़का अपने सुसाइड से पहले जब लिखता है यहाँ इक्वेलिटी को डिनाई किया जा रहा है तो वह किस ओर इशारा कर रहा होता है? वह शायद इसी तरफ इशारा कर रहा होता है कि चूंकि मैं दलित तबके से आता हूँ इसलिए मेरे साथ ये व्यवहार हो रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं श्वेता यादव, नई दिल्ली, टेढ़ी उंगली।